बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे परचेज़ आर्डर को डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। परचेज़ आर्डर को डेटाबेस में कैसे सेव किया जा सकता है। याद रखिएगा, परचेज़ आइटम्स को, प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना एडमिन का काम है। तो ये पेज हमारा एडमिन साइड पे बनेगा। हमने अब अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज़ भी करना होगा और परचेज़ करके डेटाबेस में सेव करना होगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोग जानते हैं, हमने चीज़ों को सेल किया था और चीज़ों को सेल करना जो है वो कस्टमर साइड पे हो रहा होता है। कस्टमर चीज़ों को पसंद करके आपको ऑर्डर देता है और चीज़ें सेल हो जाती हैं। सेल ऑर्डर भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में डेटाबेस में सेव किया था, लेकिन वो पेज कस्टमर साइड पे बना था। इस वीडियो में हम लोग परचेज आर्डर को डेटाबेस में सेव करेंगे, लेकिन ये पेज जो है ये एडमिन साइड पे बनेगा। परचेज आर्डर में होगा क्या? परचेज आर्डर का काम भी तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो सेल आर्डर जैसा ही होगा और ये भी उन्हीं टेबल्स में जाके सेव हो जाएगा जहाँ पे आपका सेल आर्डर सेव हुआ था। तो परचेज आर्डर में अगर हम बात करें, परचेज आर्डर का पेज जो कि एडमिन साइड पे बनना है, जिस आर्डर को हमने डेटाबेस में सेव करना है, और उन्हीं दो टेबल्स में आर्डर वाले टेबल में सेव करेंगे जहाँ पे हमने इससे पहले सेल की इन्फॉर्मेशन सेव की थी। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो शॉपिंग का वाला पेज बनाएंगे, शॉप वाला पेज, जैसा कि हमने उसमें भी बनाया था सेल के केस में। लेकिन शॉप वाले पेज का नाम यहाँ पे हम जो है वो शॉप नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे जो है वो बाय नाम रख लेंगे या परचेज नाम रख लेंगे। तो शॉप की बजाय नाम होगा परचेज पेज। और परचेज पेज के बाद जो है शॉपिंग कार्ट नहीं बनेगी, बल्कि हम परचेज कार्ट वाला पेज बनाएंगे। उसके बाद हम कस्टमर का डाटा फिल नहीं करवाएंगे, हम बल्कि जो है वो अपने सेलर की इंफॉर्मेशन, वेंडर की इंफॉर्मेशन फिल करवाएंगे। क्योंकि हम माल परचेज करके ला रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पेमेंट करके लाए होंगे, अपने स्टोर में माल को लेके आ रहे हैं, खरीद के लेके आ रहे हैं कराची से या चाइना से या जापान से। तो हम जो है वो पेमेंट को हैंडल नहीं करेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम पेमेंट करके माल लेके आए हैं। तो अब परचेज वाला पेज बनाएंगे, शॉप की तरह का पेज होगा। उसके बाद शॉपिंग कार्ट की बजाय परचेज कार्ट बनाएंगे और परचेज कार्ट पे जब ऑर्डर बुक होने लगेगा उससे पहले हम जो है वो सेलर की इंफॉर्मेशन पिक करेंगे। सेलर की इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि माल हम किससे खरीद के लेके आए हैं, और उसके बाद आपका जो है वो ऑर्डर बुक वाला पेज खुल जाएगा और आपका जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। इस केस में हमें अपने आप को ना तो मोबाइल फ़ोन पे मैसेज भेजने की ज़रूरत है और ना ही अपने आप को ईमेल भेजने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है ये दो स्टेप्स भी परफॉर्म नहीं होंगे। तो हमारे स्टेप्स अब ये हैं कि हमें परचेज पेज बनाना है, हम शॉपिंग वाले पेज को पिक कर सकते हैं। हमें परचेज कार्ड बनानी है, हम शॉपिंग कार्ट वाले पेज को पिक कर सकते हैं। हमें जो है वो कस्टमर का डाटा लेने की बजाय इस बार सेलर का, वेंडर का डाटा लेना है। यहाँ पे हम जो है वो वेंडर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपको चीज़ें सेल कर रहा है। और उसके बाद जो है वो जैसे ही हम उससे डाटा लेके ऑर्डर को डेटाबेस में सेव करवाएंगे, ऑर्डर बुक वाला पेज जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो हमारी सीक्वेंस कुछ ये होगी: परचेज पेज, परचेज कार्ट वाला पेज, सेलर से डाटा लेके हम इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव कर देंगे और उसके सामने ऑर्डर बुक वाला पेज खोल देंगे। और ये ऑर्डर बुक वाला पेज सेल वाला नहीं होगा, परचेज ऑर्डर बुक वाला पेज होगा, परचेज ऑर्डर बुक वाला पेज होगा। तो इस काम को स्टार्ट करते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम लोगों को परचेज पेज, परचेज कार्ट और ऑर्डर बुक वाला पेज बनाना होगा। तो ये हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इन पेजेस को जो है वो शॉप वाला पेज, शॉपिंग कार्ट वाला पेज और ऑर्डर बुक वाला पेज जो है वो शॉपिंग वाले तीनों पेजेस यूज़ कर लें। एक दूसरा तरीका ये है कि हम उस सारे काम को दोबारा करें, शॉप वाला पेज दोबारा बनाएं, उसका नाम हम परचेज पेज रख दें। इस तरह शॉपिंग कार्ट सारा कोड दोबारा करें, उसका नाम हम शॉपिंग कार्ट की बजाय परचेज कार्ट रख दें। इसी तरह ऑर्डर बुक वाला सारा कोड दोबारा करें और उस पर हम जहाँ पे सेल लिखते हैं वहाँ पे परचेज लिख दिया जाए कि परचेज डाटाबेस में जाके सेव हो रही है। उसका दी बेस्ट तरीका ये है जो कि हम इस वीडियो नंबर 9 में यूज़ करने जा रहे हैं। हम उन तीनों पेजेस को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उसको हम जो है वो अप्लाई कर लेंगे। तो इस काम को स्टार्ट करते हैं तेज़ी से। तो मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ और विजुअल स्टूडियो में हमें 3 पेजेस चाहिए होंगे। प्लान के मुताबिक हमें शॉप वाला पेज चाहिए, एक शॉप वाला पेज चाहिए, दूसरा शॉपिंग कार्ट वाला पेज चाहिए और तीसरा ऑर्डर बुक वाला पेज चाहिए। इन तीनों पेजेस को मैं कॉपी कर रहा हूँ
और हम इन तीनों पेजेस को कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे एक नए व्यू में। तो हमें एक नया व्यू क्रिएट करना होगा। प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। व्यूज़ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू फोल्डर, और हम परचेज के नाम से एक नया फोल्डर बना रहे हैं। जिस तरह होम के अंदर से ये 3 पेजेस कॉपी किए हैं, इस तरह मैं परचेज के अंदर इन तीनों पेजेस को पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग देखें कि मैंने शॉप वाला, ऑर्डर बुक वाला और कार्ट वाला, ये तीनों पेजेस जो है इसको मैंने परचेज वाले फोल्डर में पेस्ट कर लिया है। अच्छा, प्लान के मुताबिक हम शॉप वाले पेज का नाम चेंज कर लेते हैं। शॉप वाले पेज का नाम मैं रख रहा हूँ बाय, या हम इसका नाम परचेज ही रख रहे हैं। परचेज नाम रख लिया मैंने, शॉप की बजाय अब इसका नाम परचेज है। जबकि ऑर्डर बुक को हम ऑर्डर बुक ही रहने देते हैं और कार्ट वाले पेज को भी कार्ट ही रहने देते हैं। लेकिन आप याद रखें कि ये आप शॉपिंग वाला पेजेस नहीं है तीनों, ये परचेज के फोल्डर के अंदर हैं। तो ये तीनों पेजेस जो हैं ये परचेज को सपोर्ट कर रहे हैं। परचेज वाली चीज़ें दिखाएंगे, उनको हम कार्ट में ऐड करेंगे और ऑर्डर बुक कर लिया करेंगे, परचेज का ऑर्डर बुक कर लिया करेंगे। और आप लोग याद रखिएगा, ये परचेज का पेज जो है ये क्योंकि एडमिन साइड पे बनना है, तो इन तीनों पेजेस के ऊपर जो है वो कस्टमर की लेआउट नहीं लगेगी। इन तीनों पेजेस के ऊपर हम जो है कस्टमर की लेआउट लगाने की बजाय एडमिन की लेआउट यूज़ करेंगे। तो मैं इन तीनों पेजेस के ऊपर से कस्टमर की लेआउट ख़त्म कर रहा हूँ और एडमिन की लेआउट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। एडमिन, तो ये पेज चेंज हो गया, सेकंड पेज चेंज हो गया और थर्ड पेज चेंज हो गया। क्योंकि परचेज एडमिन का काम है, तो इन तीनों पेज, जब तीनों पेजेस में से कोई भी पेज ओपन होगा इसके ऊपर एडमिन की टेम्पलेट नजर आनी चाहिए। और एडमिन की टेम्पलेट हमने लगा लिया इन तीनों पेजेस पे। हो सकता है एडमिन की टेम्पलेट लगाने पे ये ब्रेड क्रम्ब और बहुत सी ये जो क्लासेस हैं ये क्लासेस डिस्टर्ब हो जाए, आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि कस्टमर साइड का डिज़ाइन था लेकिन हमने क्लासेस अंदर वही रहने दी अपने डिज़ाइन में। जबकि ऊपर से टेम्पलेट चेंज कर दिया। टेम्पलेट हमने कौन सी कर दिया, एडमिन साइड वाली। और हो सकता है टेम्पलेट चेंज करने से आपके पेजेस के डिज़ाइन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएं, तो हम पेजेस के डिज़ाइन को भी एडजस्ट कर लेंगे इनको। तो ये कार्ट लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं, ये कार्ट नहीं है, ये जो है ये परचेज कार्ट है। फिलहाल हम पेजेस में बाद में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमने 3 पेज बना लिए हैं हमें इसका कंट्रोलर भी चाहिए होगा। एडमिन का, कैटेगरी का और प्रोडक्ट का कंट्रोलर, ये 3 कंट्रोलर डेटाबेस से ऑटोमेटिकली बने थे, जबकि होम कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट पहले बना हुआ था। तो होम कंट्रोलर के जैसा मैं कॉपी करके एक और कंट्रोलर बना रहा हूँ। इसका नाम हम रखेंगे परचेज कंट्रोलर, क्योंकि मैंने इस बार जो 3 पेजेस कॉपी किए हैं वो होम से कॉपी करके परचेज के फोल्डर के अंदर डाले हैं, तो उनका कंट्रोलर का नाम भी होना चाहिए परचेज, परचेज कंट्रोलर। तो जिस तरह होम के अंदर से 3 पेजेस निकाल के मैंने परचेज के फोल्डर में डाले हैं, होम के अंदर से कार्ट वाला, शॉप वाला और ऑर्डर बुक वाला 3 पेजेस होम के फोल्डर में से निकाल के मैंने परचेज के फोल्डर में डाले हैं। कार्ट वाला, ऑर्डर बुक वाला और शॉप की बजाय परचेज उसका नाम रख दिया है। तो इसी तरह हमें कंट्रोलर में भी कोड लिखने के लिए होम वाले कोड को कॉपी करके मैंने परचेज वाला कंट्रोलर बना लिया है। परचेज वाले कंट्रोलर को ओपन कर रहा हूँ और परचेज वाले कंट्रोलर में वो अंदर उसने नाम होम कंट्रोलर लिखा हुआ है, इसको समझा दें कि नहीं, इसका नाम हम जो है वो परचेज कंट्रोलर रख चुके हैं। अब ये परचेज कंट्रोलर है। और परचेज कंट्रोलर के अंदर हमने कौन कौन से पेज कॉपी किए हैं, हमने होम के अंदर से इंडेक्स को, इंडेक्स कस्टमर को और अबाउट को तो कॉपी नहीं किया था, ना कॉन्टेक्ट अस को कॉपी किया था, ना लॉगिन को कॉपी किया था, ना ही फीडबैक को कॉपी किया था। तो ये सारे एक्शन मैं रिमूव कर रहा हूँ। हमें सिर्फ परचेज कंट्रोलर के अंदर वो एक्शन रहने देने हैं जो पेज आप लोगों ने कॉपी किए हैं। तो हमने कार्ट वाला पेज कॉपी किया था, यस यस किया था। शॉप वाला पेज कॉपी किया था, शॉप वाले पेज का नाम बदल के हमने परचेज रख लिया था, तो हम इसका नाम परचेज कर लेते हैं। हाँ जी, कॉपी किया था। उसके बाद ऐड टू कार्ट, कार्ट वाला पेज कॉपी किया था, उसके अंदर ऐड टू कार्ट का बटन होगा, माइनस फ्रॉम कार्ट का बटन होगा, प्लस फ्रॉम कार्ट, ये सारे बटन होंगे। एंड पे नाउ का कोड चलेगा और पे नाउ के बाद जो है वो ऑर्डर बुक का कोड चलेगा। इस कोड को भी अभी हम सेट कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो हम यहीं पे इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हम एंड पे नाउ के बटन पे प्रेस होगा तो ठीक है, ये कोड चलना चाहिए। और इस कोड को चलने के बाद ये कौन सी लाइन लिखी हुई है आप लोगों ने, ये लाइन थी कि आपकी जो है वो पेपाल की पेमेंट हो जाए, तो आपको इस लाइन को रिमूव करना होगा। आपने पेपाल की पेमेंट की तरफ नहीं जाना, हमने डिसाइड किया था कि हम पेपाल की पेमेंट की तरफ नहीं जाएंगे।
तो इस लाइन को जो कि पेपाल के कोड को यूज़ कर रही थी हम उसे ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि हमने आर्डर को रिसीव करने के बाद हमने कौन सा व्यू ओपन कर देना है, हमने उसको आर्डर बुक वाला व्यू ओपन कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्यू ओपन कर दो, कौन सा, आर्डर बुक्ड वाला, ये वाला व्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने पेपाल की पेमेंट वाली लाइन खत्म कर दी है। पेमेंट वाली लाइन हमें वापस जो है आर्डर बुक पे लेके आती थी, बल्कि मैंने यहाँ पे पेपाल वाली लाइन खत्म करके आपको डायरेक्ट ही आर्डर बुक वाले पेज पे ले गया हूँ। तो आर्डर बुक वाले पेज पे क्या होगा, आपके आर्डर बुक वाले पेज पे कोड चलता है ईमेल वाला। प्लान के मुताबिक हमें ईमेल वाला कोड भी खत्म करना है, एसएमएस वाला कोड भी खत्म करना है। सिर्फ डेटाबेस में आर्डर सेव करने वाला कोड जो है वो लिखे रहने देना है, ये वाला कोड लिखा रहने देंगे। तो ये मैंने भी चेंजेस किए हैं कुछ, आप लोगों को दोबारा बता दूं मैं। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि परचेज के केस में हमने पेपाल की पेमेंट भी मैनेज करनी होती है, ईमेल और मोबाइल फ़ोन अलर्ट भी भेजने होते हैं कस्टमर को। लेकिन परचेज के केस में हमें सिर्फ जो है वो आर्डर बुक करवाना है डेटाबेस में, हमें ना तो पेपाल की पेमेंट हैंडल करनी है, ना ही ईमेल और मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट भेजने हैं। तो इसी वजह से हमने ईमेल और मोबाइल फ़ोन का कोड ख़त्म कर दिया है, बल्कि सिर्फ आर्डर को सेव करने वाला कोड रहने दिया है। और इसी तरह यहाँ से हमने जो है इस लाइन को, पहले हम पेपाल के पेज पे लेके जाते थे, वहाँ से वापस आर्डर बुक वाले पेज में आते थे, लेकिन इस केस में हमने उसको डायरेक्ट आर्डर बुक वाले पेज की तरफ भेज दिया है कि पेपल के पेज की तरफ नहीं जाना, बल्कि तुम्हें सिर्फ आर्डर बुक वाले पेज पे जाना है। और अगर आप चाहें तो पे नाउ को आप जो है वो, इस बटन का मकसद खत्म हो गया, इसको हम परचेज नाउ भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इस बटन पे क्लिक करके पेमेंट वाला काम तो कर ही नहीं रहे, हम पे नाउ वाला काम तो कर ही नहीं रहे, पेपर वाला काम तो कर ही नहीं रहे, बल्कि हम आर्डर को बुक कर रहे हैं। तो मैं पे नाउ को भी रीनेम करके परचेज नाउ कर रहा हूँ। और इसके अलावा ऊपर जो एक्शंस थे इस पर वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ परचेज के अंदर जो है, परचेज के अंदर जो है वो 3 पेज कॉपी किए हैं, शॉपिंग कार्ट वाला, और शॉप को परचेज वाला नाम दे दिया है, और इस तरह जो है वो एक जो है वो आर्डर बुक वाला पेज कॉपी किया है तीसरे नंबर पे। तो वही वाले जो तीन चार एक्शन रिक्वायर्ड थे वो मैंने यहाँ पे रहने दिए हैं। इसके अलावा शॉपिंग कार्ट के अंदर रिमूव फ्रॉम कार्ट, प्लस टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, माइनस फ्रॉम कार्ट, ये भी एक्शंस रहने दिए हैं जो कार शॉपिंग कार्ट को फिल करने के से रिलेटेड थे। अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो एडमिन की साइड ओपन कर रहा हूँ। एडमिन का जो है वो इंडेक्स पेज आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। तो एडमिन के इंडेक्स पेज पे अगर बात करें तो हमने 3 पेजेस पे पहले काम कर लिया था। एडमिन का अकाउंट क्रिएट करना, कैटेगरी को मैनेज करना और प्रायोरिटी को मैनेज करना, इंसर्ट डिलीट अपडेट करना, हमने ये काम ऑटोमेटिकली MVC5 एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से कर लिया था। तो आज हम इस 4th पेज पे काम करने आ रहे हैं, इसके बाद हम रिपोर्ट्स वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो मैनेज परचेज पे क्लिक करने पे कौन सा पेज खुलना चाहिए, तो इन 3 पेजेस जो भी हमने कॉपी किया है इनमें से जो है वो परचेज वाला पेज खुलेगा। परचेज के फोल्डर के अंदर से परचेज वाला पेज खुल जाना चाहिए जैसे ही वो मैनेज परचेज पे क्लिक करें। और इस परचेज के पेज का बेशक डिजाइन कस्टमर वाला, लेकिन मैंने इसके ऊपर फिर भी लेआउट कौन सी लगा लिया, एडमिन की। और हो सकता है इस वजह से कि पूरे पेज की जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग डिस्टर्ब हो जाए, जिसको हम अगेन सेट कर लेंगे। तो पहला काम ये है कि आपको जो है वो एडमिन के इंडेक्स पेज पे जाना है, या उसके लेआउट पेज पे जाएं एडमिन के, और वहाँ पे देखें कि मेन्यू में कहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो है वो परचेज का पेज ओपन करना है। अच्छा ये देखें, ये प्रोडक्ट के बाद एक मेन्यू लगा हुआ है यहाँ पे, रीडायरेक्ट टू एक्शन का। और यहाँ पे आप लोग जो है वो अपने एक्शन का नाम लिख देंगे। आप उसको बताएंगे परचेज के कंट्रोलर के अंदर हमने शॉप को एक्शन को बदल के क्या नाम रख दिया, परचेज रख दिया है। तो परचेज वाला पेज खुल जाना चाहिए, परचेज के कंट्रोलर के अंदर परचेज वाला पेज खुल जाना चाहिए। तो ये हमने परचेज का फोल्डर बनाया हुआ व्यू के अंदर, उसके अंदर परचेज वाला पेज भी है जो ओपन हो जाएगा। अब इस पेज को दोबारा चलाते हैं, चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। एडमिन के इंडेक्स पेज को जो है वो मैं रीरन करने लगा हूँ। हमने अपने 4th पेज का लिंक लगा लिया है, परचेज वाला पेज का लिंक लगा लिया है। परचेज वाला पेज हमने शॉप वाले पेज को कॉपी पेस्ट करके बना लिया है। इस तरह परचेज कार्ट वाला पेज हमने शॉपिंग कार्ट वाले पेज को कॉपी पेस्ट कर लिया है। परचेज के आर्डर बुक वाला पेज की बजाय हमने जो है वो शॉप के जो है वो आर्डर बुक वाले पेज को कॉपी पेस्ट कर लिया है, लेकिन हमने इसके ऊपर से जो है वो मेंशन कर दिया कि इसके ऊपर जो है वो टेम्पलेट जो है, लेआउट पेज जो है वो एडमिन की लगनी चाहिए। तो जैसे ही मैं मैनेज परचेज पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि शॉप वाला पेज खुल जाएगा, जिसका नाम हमने परचेज रख दिया है। और इस परचेज वाले पेज के ऊपर लेआउट कौन सी आ रही है, एडमिन की लेआउट आ रही है। एडमिन की लेआउट आने की वजह से
हो सकता है आपका ये पूरा पेज बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ठीक तरह ना आए। तो हम इस पेज को अब सेट करते हैं जल्दी से, और जैसे हम चीज़ों को पसंद करके शॉपिंग कार्ट में ऐड करेंगे तो उसको हमने जो है वो उस पर भी काम करना होगा मजीद। इन तीनों पेजेस को कॉपी पेस्ट करने के बाद अब हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है शॉप, और साथ ये सर्चिंग की ऑप्शन आ रही है। सर्चिंग की ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं, शॉप को जो है वो हम परचेज लिख देते हैं। कैटेगरीज नज़र आनी चाहिए हमें इस पेज में भी। तो इस पेज पे को ओपन कर रहा हूँ मैं। परचेज के अंदर सबसे पहले परचेज वाला पेज ओपन कर रहा हूँ, इस पे काम करने लगे हैं। तो शॉप की बजाय मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इसका नाम रख देंगे परचेज या मैनेज परचेज। उसके बाद उसने कुछ लिखा हुआ था, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। होम लिखा हुआ था प्रॉबेबली। और अगर नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट उसने जो है वो कैटेगरी के लिए कुछ एक फॉर्म बनाया हुआ छोटा सा, हम इस फॉर्म को भी रिमूव कर देते हैं। कैटेगरी के अंदर सर्च प्रोडक्ट की ऑप्शन है, सर्च प्रोडक्ट को भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद फिर कैटेगरीज वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, कैटेगरी वाला पोर्शन आ जाए, कैटेगरी के अंदर एक लूप चलती है और वो सारी कैटेगरीज को डिस्प्ले कर देता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे किसी कैटेगरी पे क्लिक होता है तो होम के अंदर शॉप वाला पेज चल जाता है। तो हम इसको यहाँ पे समझाएंगे कि तुमने जो है वो परचेज के अंदर ही परचेज वाला पेज चलाना है, होम का शॉप वाला पेज नहीं चलाना। होम से हम पेज को कॉपी करके परचेज वाले फोल्डर में ले आए हैं, और उसका नाम हमने जो है वो शॉप नहीं लेने दिया, परचेज उसका नाम कर दिया है। ठीक है, कैटेगरी डिस्प्ले होंगी। उसके बाद ये ऊपर उसने कुछ सर्च बार लगाई हुई है, सॉर्ट बाय, ये सॉर्टर लगाए हुए हैं, सर्च लगाया हुआ है, शोइंग ऑल फोर रिजल्ट्स। इस सब को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। ये कहाँ लगाया उसने, ये देखें, सर्च हियर, सॉर्ट बाय, शो ऑल फोर रिजल्ट, ये सब मैंने ख़त्म करने का से कह दिया है, रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद उसने दो फिल्टर्स और लगाए हुए हैं, नेव बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, ये भी आ रहा है। अगर आप देखना चाहें तो ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये वाले दो फिल्टर्स, कि आप प्राइड्स को किस तरह से देखना चाहते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल, किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, मैंने उसे कह दिया मुझे ये वाला फिल्टर भी नहीं चाहिए। बल्कि मैं अब बड़ा मेन डिव ही ख़त्म कर रहा हूँ, प्राइड आइटम को फिल्टर करने वाला। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने प्रायर्स को डिस्प्ले करवाया है और प्रायर्स की इंफॉर्मेशन शो करवाई है। प्रायर्स के अंदर जब हम कर्सर ऊपर लेके आते हैं तो उसके अंदर जो है वो ऐड टू कार्ट का बटन आता है। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स आती हैं, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। आई आंख बनी हुई आ रही होती थी एक, इस तरह कंपेयर का व्यू, विश लिस्ट का बटन आ रहा था, वो मैं यहाँ नहीं चाहिए है, वो मैंने तीनों बटन खत्म कर दिए हैं। कार्ड का बटन सादा ऐड टू कार्ट का बटन नजर आना चाहिए हमें। उसके बाद नीचे जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह आ रही है, वो भी अभी हम देख लेते हैं कैसे आ रही है। अब पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ आप लोगों के। तो परचेज लिखा हुआ आ गया। जैसे हम किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी पे क्लिक करने पे देखें यहाँ पे आपकी प्राइस आ जाती हैं। नहीं, आपकी प्राइस नहीं आई, प्राइस डिस्प्ले नहीं हो रही सही तरह से। बैग्स देखना चाहें तो बैग्स यहाँ पे आ जाते हैं, बैग्स भी नहीं आ रहे। ये देखना होगा कि उसने कैटेगरी के बाद प्राइस को कैसे डिस्प्ले किया है। कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट्स को उसने डिस्प्ले तो किया हुआ है, तो प्राइस डिस्प्ले हमें क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि हो सकता है कि प्राइस के ऊपर कुछ जो है वो उसकी क्लासेस लगी हुई हों, जिस तरह के ये लगी हुई हैं। डीविक लगा हुआ है जो कि टैब टैब पैनल बना रहा है, उसको एक्टिव कर रहा है या उसको फेड कर रहा है, उसका ग्रिड व्यू मैनेज कर रहा है। हमें इस टैग के अंदर से क्लासेस खत्म करनी होंगी, क्योंकि हो सकता है ये वाली क्लासेस यहाँ पे एडमिन टेम्पलेट पे काम ही ना करें। कस्टमर साइट की टेम्पलेट की ये वाली क्लासेस यहाँ पे काम ना कर रही हों, जिस वजह से प्राइवेट डिस्प्ले ना हो रही हो। तो मैंने एक डिव के अंदर से जितनी क्लासेस लगी थी उसको मैंने रिमूव कर दिया और अब रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज। तो आपकी प्रायर्स आ गई हैं और एक एक लाइन में तीन तीन प्रायर्स आ रही हैं, और देखिए आपका पेज से आउट हो रही हैं प्रायर्स, तीसरी तीसरी प्रायर पेज से आउट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार के साथ यहाँ पे एक और 3 साइज की बार बनी हुई है जो कि एडमिन की बार है। 3 साइज इसने ले लिया, 3 साइज इसने ले लिया, तो जबकि 3 3 12 तो यहीं पूरे हो गए। तो ये एक 3 साइज वाला बैग जो है, ये एक जो प्रायर था वो हमेशा जो है वो पेज से बाहर चली जाया करेगी। तो हमें इसको भी एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अब हम कस्टमर साइड पे नहीं है, हमने एक्स्ट्रा 30 स्पेसिस एडमिन के इस नेव बार को दे दी हुई है, साइड बार को दे दी हुई है। तो मैं इसको बताना चाहिए कि अगर इसका साइज उसने 9 दिया हुआ है तो मुझे कहते हैं नहीं तुम्हें 6 साइज यूज करना है, क्योंकि 3 कैटेगरीज यूज कर रहा है और 3 ये साइड बार यूज कर रही है। तो अब ये 9 साइज यूज नहीं कर सकते, इसको 6 यूज करना चाहिए। तो ये कैसे मैनेज करेंगे, देखते हैं उसने कहाँ पे काम किया हुआ है। एक डिव हो गया ये उसका प्राइड्स वाला,
जी प्राइड्स वाले डिव को उसने 9 साइज दिया हुआ, तो हम उसे कह देंगे नहीं तुमने 6 साइज यूज करवाना है, 6 साइज यूज करवाना है, क्योंकि बाकी 6 के दो साइड्स बार पहले ही आ रही हैं कैटेगरी की, और एक वैसे ही साइड बार आ रही है। हाँ छोटी स्क्रीन पे 12 की यूज करे, प्राइड्स पूरी स्क्रीन पे आए और नेव बार से साइड बार से नीचे हो जाएंगी। इसी तरह से ऊपर जो उसने प्राइड्स को लगाया हुआ है वो उसको वैसे उसने 3 जगह दी हुई है, कैटेगरी को 3 दी हुई है और इसको उसने 6 दी है। इसके अलावा इसमें जो नीचे थोड़ा सा अगर नीचे आए तो नीचे ये जो फॉर ईच लूप यूज़ हो रही है प्रोडक्ट के लिए, फॉर ईच लूप ये जो प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रही है, इसमें भी कुछ चेंज आएगा। इसमें बेसिकली जो है वो उसने जो है वो एक एक लाइन में, अच्छा यहाँ पे उसने प्रोडक्ट्स को जो है वो 4 साइज दिया हुआ है कि 4 साइज की बड़ी स्क्रीन पे तीन प्रोडक्ट्स आ जाएं, 12 साइज यूज़ हो जाए, 3 प्रोडक्ट्स आ जाएं। तो यहाँ पे हम उसे कह देते हैं कि नहीं तुम 6 साइज की प्रोडक्ट दिखाओ, बड़ी स्क्रीन पे भी 2 प्रोडक्ट्स आएँ और छोटी स्क्रीन पे तो एक एक प्रोडक्ट बल्कि ले आए आप, क्योंकि साइड बार और नेव बार ने भी उसको शोन है। तो थोड़ी सी उसकी उसे जगह बचाई है, एक लाइन में 3 की बजाय उसे कहा 2 प्रोडक्ट दिखाओ, और छोटी स्क्रीन पे 2 की बजाय बल्कि तुम एक एक प्रोडक्ट ही दिखाना उसको मोबाइल स्क्रीन पे। अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक लाइन में 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि 2 आ रही हैं, अब 3 की बजाय जो है वो देखें 2 प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। 2 प्रोडक्ट्स ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये आ रही हैं। ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, आप लोगों का डिज़ाइन बुरी तरह से डिस्टर्ब है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कस्टमर टेम्पलेट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और उसको थोड़ी सी क्लासेस कोई काम नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि हम एडमिन साइड पे हैं तो हमें जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि ये पेज जो है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो, इस पर एनिमेशन आ रही हो, इस पर जावास्क्रिप्ट की वो सारी क्लासेस काम कर रही हो, हम इससे ऐसे भी गुजारा कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट हमें ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करके शॉपिंग कार्ट डिस्प्ले करवानी होगी। तो हमें देखना होगा ऐड टू कार्ट का बटन क्या है और ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करके कौन सा पेज ओपन होता है। अभी मेरे ख्याल से ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कस्टमर साइड वाला पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी हम इस पर भी वर्किंग कर लेते हैं और साथ ऐड टू कार्ट की बजाय हम इसको ऐड टू स्टॉक करते हैं। स्टॉक में ऐड करने जा रहे हैं चीज़ें, परचेज कर रहा है एडमिन, एडमिन आइटम्स को प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है, तो हम ऐड टू कार्ट की बजाय ऐड टू स्टॉक इसका नाम लिख देते हैं बटन का। तो नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं, हम एक तो बटन को रीनेम करने जा रहे हैं। ये आपका बटन था, ये जो के ऊपर शो होता है जो बाय डिफॉल्ट इस वक्त शो हुआ है, ऐड टू कार्ट का नाम अगर आप चाहें तो इस बटन का नाम चेंज करके ऐड टू स्टॉक कर सकते हैं। जैसे ही ऐड टू स्टॉक पे क्लिक होगा तो वो चीज़ जो है वो होम के अंदर ऐड टू कार्ट का एक्शन चलेगा, लेकिन इसको समझाएं होम के अंदर वाला एक्शन नहीं चलाना, हमने वो एक्शन कॉपी किया परचेज के अंदर, परचेज के अंदर ऐड टू कार्ट वाला एक्शन चलना चाहिए और ये एक्शन चलेगा। अच्छा अब इस बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या काम होता है। हमने एक्शन चेंज करवा दिया कि परचेज के अंदर ऐड टू कार्ट वाला एक्शन चले। तो मैं इस पेज को एक दफ़ा फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अब ऐड टू कार्ट की बजाय ऐड टू स्टॉक। मैं लैपटॉप बैग ऐड टू स्टॉक करना चाहता हूँ। तो ये देखें शॉपिंग कार्ट आपके सामने ओपन हो गई है, जिसके ऊपर हमने चेंज कर दिया था, शॉपिंग कार्ट नहीं लिखा हुआ आ रहा है, परचेज कार्ट लिखा हुआ आ रहा है। और ये उसने एक लैपटॉप बैग पसंद कर लिया है। ये लैपटॉप बैग भी स्क्रीन से बाहर जा रहा है क्योंकि हो सकता है उसने इस टेबल को, इस ग्रिड को 12 स्पेसिस दी हो, लेकिन क्योंकि ये हम इस ग्रिड को उठा के हम एडमिन साइड पे ले आए हैं तो यहाँ पे 3 स्पेसिस तो ये साइड बार यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस ग्रिड को अब 12 स्पेसिस यूज़ नहीं करनी चाहिए, इस ग्रिड को जो है वो 9 स्पेसिस यूज़ करनी चाहिए, 9 कॉलम यूज़ करने चाहिए। तो हम अपने अपने नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं। हमने 3 पेजेस में से जो दूसरा पेज कॉपी किया था वो था परचेज के फोल्डर में कार्ट वाला पेज, इसमें हमने परचेज कार्ड कॉपी करते हुए लिख दिया था। और परचेज कार्ड के बाद इसके नीचे एक टेबल आ रहा है और वो टेबल 12 पोर्शन यूज़ कर रहा है, हम इसको बता देंगे नहीं तुमने 9 पोर्शन यूज़ करने हैं, 9 कॉलम्स यूज़ करने हैं। अब कार्ड वाले पेज को रिफ्रेश करें, देखिए आपका टेबल स्क्रीन के अंदर मैनेज हो गया जी, आपका टेबल जो है वो 9 पोर्शन यूज़ कर रहा है क्योंकि 3 पोर्शन पे ये साइड बार आ रही है। तो आपकी चीज़ें ऐड टू कार्ट हो रही हैं। प्लस और माइनस, अच्छा शॉपिंग कार्ट में ये बटन यहाँ पे डिलीट का बटन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मे भी वो कस्टमर टेम्पलेट पे तो नज़र आ रहा था, एडमिन टेम्पलेट पे यहाँ पे डिलीट का बटन नज़र नहीं आ रहा, रिमूव का बटन नज़र नहीं आ रहा। और ये प्लस और माइनस के बटन देखते हैं कि आपके परचेज कार्ट में कहाँ लगे हुए हैं। तो परचेज कार्ट, कार्ट वाला पेज मैंने ओपन किया और ये इस पर आपकी प्राइस डिस्प्ले हो रही है, टेबल बन रहा है। ठीक है, ये टेबल शो हो रहा है। इस टेबल में बटन्स कहाँ पे लगे हुए हैं, प्लस का माइनस का, ये माइनस फ्रॉम कार्ड का बटन, प्लस फ्रॉम टू कार्ड का बटन और रिमूव फ्रॉम कार्ड, ये तीनों एक्शंस हमने कॉपी कर लिए हुए हैं। जैसे हमने जो है वो
होम वाले कंट्रोलर को कॉपी किया था और उसको हमने परचेज वाला कंट्रोलर बनाया था। लेकिन यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा, ये तुमने एक्शन जो चलाने हैं माइनस फ्रॉम कार्ट, +2 कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये एक्शन तुमने होम वाले नहीं चला देने, बल्कि ये एक्शन हमने परचेज कंट्रोलर के अंदर भी बनाए हैं। होम की तरह परचेज कंट्रोलर के अंदर भी हमने ये एक्शन बनाए हैं, तुमने परचेज कंट्रोलर वाले एक्शन चलाने हैं। ये तीनों एक्शन तुमने होम वाले नहीं चलाने, परचेज वाले चलाने हैं। और इसमें एक कमी ये थी कि ये फा वाला ट्रैश जो है वो शो नहीं हो रहा, तो हम ग्लिफ आइकन का ट्रैश शो करवा लेते हैं यहाँ पे। ग्लिफ आइकन एट कस्टमर साइड पे आपको पता है कि फा वाले आइकन यूज़ हुए हुए थे, जबकि जो है वो हमारे एडमिन साइड पे जो है वो ग्लिफ आइकन उसने यूज़ किए हुए थे, तो हमने ग्लिफ आइकन वाला लगा लिया। अब चेक करें पेज पे क्या चेंज आया, रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये डिलीट का बटन भी आ गया, प्लस माइनस के बटन पहले ही आ रहे थे, लेकिन अब ये प्लस और माइनस का बटन काम करेगा और एक्शन जो है वो कस्टमर वाला ही चल रहा है, सॉरी एडमिन वाला ही चल रहा है। और डिलीट के बटन से ये रिमूव हो जाएगा। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो फिर क्या होगा, रिमूव करता हूँ तो वो कहता है योर शॉपिंग कार्ट इज़ एम्प्टी, क्लिक हियर टू बाय प्रोडक्ट्स। तो ये तो दोबारा हमें कस्टमर की दुनिया में ले जाएगा कि हमें अब इस पेज पे भी थोड़ा सा वर्किंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसको वापस उधर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको बाय प्रोडक्ट्स की बजाय परचेज प्रोडक्ट वाले पेज पे जाना चाहिए। और शॉपिंग कार्ट नहीं कहना चाहिए, परचेज कार्ट कहना चाहिए। योर परचेज कार्ट इज़ एम्प्टी, क्लिक हियर टू परचेज प्रोडक्ट्स, और पेज भी वो वाला खुलना चाहिए। तो वापस आपको परचेज कार्ट वाले पेज पे थोड़ा और काम करना होगा। इसके अलावा कुछ और देखना चाहें तो मैं कस्टमर डिटेल की बजाय यहाँ पे लिखना चाहिए वेंडर डिटेल या सेलर डिटेल, एंटर सेलर नेम, एंटर सेलर कॉन्टैक्ट नंबर, सेलर ईमेल, सेलर एड्रेस। और यहाँ पे आर्डर समरी की बजाय परचेज समरी लिखा जा सकता है, सब टोटल लिखा जा सकता है, डिस्काउंट लिखा जा सकता है, और ये कूपन और ये शिपिंग कास्ट और ये टैक्स वगैरह को रिमूव किया जा सकता है। इस पे मैं काम कर रहा हूँ मज़ीद, परचेज कार्ट वाले पेज पे मज़ीद ये काम जो मैंने बताया है इसको मैं परफॉर्म करने लगा हूँ। एक तो जैसे उसको शॉपिंग कार्ट नल मिलती है तो वो यहाँ पे कहता है योर शॉपिंग कार्ट इज़ एम्प्टी, तो मैं ऐसे कह दूंगा योर परचेज कार्ट इज़ एम्प्टी। और साथ कौन सा पेज खुल जाए, होम का शॉपिंग वाला पेज खुल जाए? बिल्कुल नहीं, इस वक्त हम परचेज को मैनेज कर रहे हैं, हम उससे बोलेंगे परचेज का परचेज कार्ट वाला एक्शन खुल जाए, ये वाला पेज खुल जाए। जैसे ही वो क्लिक हेयर करेगा टू परचेज प्रोडक्ट पे, क्लिक हियर टू परचेज प्रोडक्ट्स, तो होम का शॉप वाला पेज ना खुले बल्कि परचेज का परचेजिंग वाला पेज खुल जाए। ठीक है, ये मेंशन कर दिया हम लोगों ने। इसके नीचे हमने मजीद प्लान किया था कि यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है, अच्छा पे नाउ का एक्शन नहीं चलना चाहिए, हमने इसको भी चेंज कर दिया। वहाँ पे आपको याद होगा जब मैं एक्शंस पे काम कर रहा था परचेज कंट्रोलर में, तो जो मैंने लास्ट काम किया था वो मैंने आपके सेक्शन को भी रीनेम कर दिया था। पर पे नाउ की बजाय मैंने कहा था परचेज नाउ, इसका नाम हम परचेज नाउ रख देंगे। तो हमें वहाँ पे भी अब ये काम करना चाहिए, कार्ड वाले पेज पर जब हम ऑर्डर बुक करेंगे तो पे नाउ का एक्शन नहीं चलना चाहिए, बल्कि कौन सा एक्शन चलना चाहिए, पे नाउ की बजाय परचेज नाउ चलना चाहिए। और परचेज नाउ होम के अंदर नहीं है, परचेज नाउ जो है इसको हमने परचेज के अंदर बनाया था। तो कस्टमर डिटेल की बजाय मैंने कहा था यहाँ पे हम वेंडर लिख लेंगे या सेलर लिख लेंगे, सेलर डिटेल। और यहाँ पे जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन शो या एंटर सेलर, इससे माल लेके आए हैं, वेंडर का नाम लिखें, एंटर वेंडर कॉन्टैक्ट, एंटर वेंडर ईमेल एंड एंटर वेंडर एड्रेस। नीचे ऑर्डर समरी में भी मैंने आपको कहा था कि हम चाहें तो लिख सकते हैं, ऑर्डर समरी की बजाय आप लिख लें इसको परचेज समरी, और सब टोटल शो करवा दें, डिस्काउंट शो करवा दें। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल रूल और डिस्काउंट कूपन टैक्स और ये शिपिंग कास्ट वाला डीव जो है वो बेशक आप ख़त्म कर दें। देखते हैं पेज पे क्या, एंड पे एक बटन है यहाँ पे, ये कौन सा बटन है, चेकआउट एंड पे नाउ। चेकआउट और पे नाउ के बटन को भी हम रीनेम कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं परचेज नाउ। जैसे इस पर क्लिक होगा तो परचेज नाउ का एक्शन चलना चाहिए। इस पर जैसे ही क्लिक होगा तो रिक्वेस्ट पोस्ट होगी, ये फॉर्म पोस्ट होगा, और पोस्ट पे कौन सा एक्शन चलेगा, हमने पर बाय पे नाउ को परचेज नाउ कर दिया होगा है। ठीक है, बटन का नाम भी मैंने अब पे नाउ से जो है वो परचेज नाउ रख दिया नीचे जाके। रिफ्रेश करें, एक्शन का नाम भी अब चेंज हो गया। योर परचेज कार्ड इज एम्प्टी, क्लिक हेयर टू परचेज प्राइड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो परचेज प्राइड वाले पेज पे आ जाएगा, और मुझे ये वाला बैड स्टॉक में ऐड करना है, एक नहीं ऐड करना, मुझे 5 पीस ऐड करने हैं। और नीचे सेलर की डिटेल आ रही है,
आप सेलर का नेम बताएं कि किससे माल लेके आए हैं। हाजी मुश्ताक से लेके आए हैं। हाजी मुश्ताक का फ़ोन नंबर लिख लें। हाजी मुश्ताक का जो है वो ईमेल एड्रेस लिखा जा सकता है कोई भी, और हाजी मुश्ताक की बाकी डिटेल के कहाँ से हाजी मुश्ताक कहाँ से रहता है। अच्छा, ये भी परचेज नाउ का बटन हम क्लिक करेंगे एंड पे, लेकिन आप देखें कि ये सेलर डिटेल को ज़्यादा जगह मिली हुई है, परचेज समरी थोड़ी सी जो है वो स्लिम प्लेस पे है, क्योंकि ये भी साइड बार की वजह से इसको तो 6 पोर्शन मिल गए और इसको जो है बाकी जगह मिल रही है। तो हम इसको थोड़ा सा जो एडजस्ट करते हैं कि इसको भी कहते हैं थोड़ी सी जो है वो 6 की बजाय 4 प्लेसेस ले लो, ताकि ये भी 4-5 प्लेसेस पर एडजस्ट हो जाए, और बाकी 3 प्लेसेस तो वैसे ही जो है वो इस पोर्शन ने यूज़ की हुई हैं। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा ये पोर्शन कहाँ बने हुए हैं। ये आपका ऊपर हो गया, टेबल बना हो गया। फार्म के बाद फार्म के पोर्शन के अंदर डिव लगे होंगे। एक डिव 6 वाला ये है और एक डिव 6 वाला ये है, और एंड पे एक बटन है तीसरी लाइन में। तो हम इन दोनों डिव्स को दोबारा ओपन करते हैं। इसे कहते हैं तुमने लास्ट स्क्रीन पे 6 नहीं 4 की जगह लेनी है, और अगर स्क्रीन छोटी होगी तो तुमने फिर 6 की जगह यूज़ करनी है। और इस तरह से दूसरे पोर्शन को भी जाके मैं कह देता हूँ कि तुमने भी 6 की नहीं 4 की जगह लेनी है, और स्मॉल स्क्रीन पे ये दोनों एडजस्ट हो जाएं। किसी तरीके से रिफ़्रेश कर रहे हैं, मोबाइल व्यू भी एक दफ़ा चेक करना पड़ेगा इसका। ये देखें इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो गई और बाकी एक जगह पे परचेज नाउ का बटन आ गया है। इसको 5 की कर दें ताकि वो परचेज नाउ का बटन हमारा नीचे ही रहे। नहीं, वो अपने आप को मैनेज कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। अब यहीं पे इसको मैं अनडू कर रहा हूँ। सेलर डिटेल और परचेज समरी इसको हम जो है मजीद देख लेंगे किस तरह से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में हमारा। मैं इसको भी फ़ौरन इस काम को नहीं एग्जीक्यूट कर रहा। परचेज नाउ का बटन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जो आप माल परचेज कर रहे हैं यहाँ पे ये प्राइस कौन सी आ रही है। ये 1300 परचेज प्राइस आ रही है कि सेल प्राइस आ रही है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने ये शॉपिंग वाला पेज कॉपी किया, तो ये सेल प्राइस आ रही होगी। अब नेक्स्ट हमें इस पे काम करना होगा। तो देखें ज़रा कौन सी प्राइस वो डिस्प्ले करता है शॉपिंग कार्ट में। अब बल्कि ये शॉपिंग कार्ट भी नहीं है, ये तो हमारी अब जो है वो परचेज कार्ट है। तो प्रोडक्ट का नेम शो करता है, डिस्क्रिप्शन शो करता है, और प्रोडक्ट की सेल प्राइस शो करता है। यहाँ पे उसको मेंशन करें कि नहीं, ये हम इस वक्त परचेज वाले पेज पे काम करें तो प्रोडक्ट की परचेज प्राइस शो करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी शो करे। उसके बाद प्रोडक्ट का टोटल वो कैसे बनाता है, वो प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई करता है क्वांटिटी के साथ, लेकिन कौन सी प्राइस को, सेल प्राइस को नहीं। ये हम परचेज वाला काम कर रहे हैं, तो सेल प्राइस की बजाय परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको। और उसके बाद वो ग्रैंड टोटल भी बना रहा है नीचे। यस, ग्रैंड टोटल में क्या कर रहा है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा है सेल प्राइसेस के साथ। तो दोबारा उसको बताएं कि नहीं, तुमने सेल नहीं परचेज प्राइसेस को यूज़ करना है। तो 1300 वाला बैग हम सेल नहीं कर रहे, परचेज कर रहे हैं। रिफ्रेश करें इस पेज को तो देखें यहाँ पे वो कौन सा बैग यूज़ करेगा। वो बैग 999 का हम परचेज करते हैं, और अगर 5 बैग परचेज करें तो इतने का है। हाँ, सेल करते हुए कस्टमर को ये बैग 1300 का नजर आना चाहिए, वहाँ पे सेल प्राइस नजर आनी चाहिए। लेकिन परचेज के वक्त जब एडमिन माल परचेज कर रहा है तो ये बैग जो है ये परचेज प्राइस आनी चाहिए, और टोटल भी परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई होना चाहिए क्वांटिटी 5 से। और यहाँ पे एंड पे सब टोटल भी जो है वो परचेज प्राइस के साथ आना चाहिए। और एट द एंड यहाँ पे भी जो है वो टोटल चेंज हो गया आपका, सारा टोटल जो है वो मैनेज हो रहा है। अच्छा, प्लस करने से क्वांटिटी 6 हो रही है, 7 हो रही है, 8 हो रही है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा दें, ताकि वो जो है क्वांटिटी वो कुछ भी लिख सके, क्योंकि उसने 1 2 3 पीस नहीं लेने, उसने हो सकता है 10 पीस लेने हो, 20 पीस लेने हो, 1 दर्जन 2 दर्जन, या उसका कोई भी बड़ा यूनिट हो सकता है। तो प्लस और माइनस को भी हम जो है, अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा के इस पेज में बहुत बड़ा कोडिंग का चेंज नहीं लेके आ रहा, क्योंकि हमने इन पे जो कॉपी पेस्ट किया, मैं चाह रहा हूँ हम उन्हीं पेजेस को रीयूज़ कर लें। तो मैं प्लस माइनस के साथ थोड़ा सा एक चेंज करने लगा हूँ। प्लस माइनस में मैं क्या चेंज करने लगा हूँ, आपने जो पेज कार्ट वाला पेज, आपने जो एक्शन बनाया था परचेज के अंदर, ऐड एंड माइनस का, ऐड का रिमूव का, ऐड टू कार्ट के बाद माइनस फ्रॉम कार्ट का, तो क्वांटिटी कितनी माइनस होती है, एक क्वांटिटी कम होती है। तो अगर आप चाहें तो आप क्वांटिटी को उसे कह सकते हैं कि क्वांटिटी माइनस हो, सॉरी माइनस इक्वल टू दो दो क्वांटिटी कम हुआ करे। जब क्वांट माइनस का बटन हो तो क्वांटिटी एक पीस कम ना हो, 2 पीस कम हो। और जब प्लस का बटन प्रेस हो तो क्वांटिटी में कितने का प्लस हो,
क्वांटिटी में प्लस हो इक्वल कितने का होना चाहिए, 3 का प्लस होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है कि हर प्लस का बटन जब प्रेस हो तो क्वांटिटी एक एक करके ना बढ़े, 3 3 बढ़े, और जब माइनस का बटन प्रेस हो तो क्वांटिटी एक एक करके कम ना हो, माइनस माइनस दो 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 करके कम हो। अच्छा, ये आपको प्रॉबेबली इसका पता होगा कि प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये है कि क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी का वेरिएबल को क्वांटिटी वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसका दूसरा तरीका ये था कि आप क्वांटिटी प्लस प्लस वाली लाइन 3 दफा लिख लेते, क्वांटिटी प्लस हो फिर एक लाइन दोबारा लिख लेते यहाँ पे नीचे, क्वांटिटी और प्लस हो और क्वांटिटी और प्लस हो। तो 3 क्वांटिटी को प्लस करना है उसी वेरिएबल में, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे मैंने लिखा है। या इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस 3, ऐसा भी हो सकता था। सो क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस 3, ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको। प्रोडक्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्वांटिटी प्लस 3, जितनी भी क्वांटिटी थी, अगर 10 थी तो उसमें प्लस 3 हो जाए, क्वांटिटी अगर 10 थी प्लस 3 हो जाए, 13 हो जाए, क्वांटिटी 13 हो जाए। तो इसको लिखने का तरीका जो है वो ये भी होता है कि आप प्राइड क्वांटिटी को दोबारा नहीं लिखते, बल्कि प्लस को जो है इक्वल के पीछे की वाली साइड पर लेके जाया जाता है, सॉरी पीछे वाली साइड पर लिख लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है क्वांटिटी वाले वेरिएबल में टोटल 3 का इंक्रीमेंट करना है और क्वांटिटी वाले वेरिएबल से टोटल 2 का डिक्रीमेंट करना है। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका ये इम्पैक्ट आएगा कि हमें अगर 20 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए, तो हमें 50 दफ़ा प्लस 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 का बटन ऐड नहीं करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है वो मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो कौन सा पेज ओपन होगा। जैसे हम ऑर्डर बुक करते हैं उसके बाद कौन सा पेज ओपन होगा। तो मैं दोबारा आप लोगों का एडमिन इंडेक्स पेज चला रहा हूँ। 3 पेजों कॉपी किए तो आप लोगों को पता है कि परचेज़ के फोल्डर के अंदर शॉप की बजाय परचेज़ वाला पेज है। अभी कार्ट वाले पेज को हमने सेट किया है, और कार्ट वाले पेज के बाद कौन सा पेज ओपन होगा, ऑर्डर बुक होने के बाद कार्ट वाले पेज के बाद ऑर्डर बुक वाला पेज ओपन होगा। ऑर्डर बुक वाले पेज को भी ठीक कर लेते हैं। कार्ट वाले पेज में हमने भी काफ़ी चेंजेस कर ली हैं। पेज कौन सा ओपन हुआ था, इंडेक्स एडमिन वाला पेज ओपन करके इस प्रोजेक्ट को चलाएं। शायद मैंने परचेज कंट्रोलर ओपन किया हुआ था और मैं इस प्रोजेक्ट को चला रहा था। मैनेज परचेज पे क्लिक करें, परचेज वाला पेज ओपन हो गया जो कि शॉप वाले पेज के जैसा है। हमने इसकी एडजस्टमेंट कर ली है और हमने जो है ये लैपटॉप बैग जो है, अच्छा यहाँ पे भी देखें 1300 का शो हो रहा है, ये सेल प्राइस शो हो रही है। यानी परचेज वाले पेज पे जब हम उसको पर सेल थोड़ी कर रहे हैं, हम इसको ऐड टू स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे सेल प्राइस नहीं परचेज प्राइस शो होनी चाहिए। हमें एक और चेंज मिल गया है कि हमने परचेज वाले पेज पे जो प्राइस शो करवाई है प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की सेल प्राइस शो नहीं करवानी, बल्कि प्रोडक्ट की परचेज प्राइस शो करवानी है कि इस प्राइस पे ये ख़रीदा जाता है। तो अब रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं इस परचेज वाले पेज को दोबारा, तो यहाँ पे भी 9900 का ये बैग शो होना चाहिए। ठीक है, इस बैग को हम ऐड टू स्टॉक करते हैं। तो ठीक है, शॉपिंग कार्ट में, सॉरी परचेज कार्ट में ये बैग आ गया है। और अब मैं प्लस का बटन दबाऊंगा तो आप लोग जानते हैं +3 होगा। यस, +3 होगा। 7 10 12 12 करने तो मुझे एक माइनस और एक प्लस या किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। ये देखें ऐसे फर्ज कर लें मुझे इसके जो हैं वो 30 पीस चाहिए, तो मैं प्लस करूँगा, प्लस प्लस 21 24 27 30। 40 पीस चाहिए, मैं फिर प्लस करूँगा, प्लस 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 39 हो गए, 42 हो गए, और मैं इसको 2 पीस कम होंगे। तो प्लस पे 3 का इंक्रीमेंट होता है, माइनस पे 2 का डिक्रीमेंट होता है, तो हम हर नंबर जो है वो गेट कर सकते हैं। यानी 41 गेट करना है तो उसको प्लस करें, 43 हो जाएगा, और एक कम करें तो 41 हो जाएगा। 42 करना है, इसको फिर प्लस करें और एक कम कर लें, 42 हो गया। तो हर नंबर हम जो है वो गेट कर सकते हैं। 50 करना है तो हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये जो है ये एक और प्रेस कर लें 54, और अब इसको 2 माइनस करके 50 पे ले आएँ। 7 बिल टोटल हो रहा है। तो इस ऑर्डर को सेव करते हैं डाटाबेस में। परचेज नाउ के बटन पे क्लिक करने पे परचेज का एक्शन चलेगा, जो कि आप लोगों को पता है कि हमने परचेज के कंट्रोलर के अंदर बनाया था। ये परचेज नाउ का एक्शन है।
इसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज ये आएगा कि जब ये डाटा डेटाबेस में सेव होगा तो सेल के नाम से सेव नहीं होना चाहिए इसको, बाकी सब वैसे ही सेव होगा, बस यहाँ पे लिख देंगे परचेज सेव हो रही है, तो परचेज लिख दें। और यहाँ पे दो कोड मैंने रिमूव कर दिया, ना तो ईमेल जानी है ना ही मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आना है, बल्कि सिर्फ डेटाबेस में सेव होने वाला कोड चलेगा। आर्डर उसी तरह से उन्हीं दो टेबल्स में, यानी कि आर्डर डिटेल के टेबल में और आर्डर के टेबल में इंफॉर्मेशन उसी तरह से सेव हो जाएगी। सिर्फ एक चेंज आएगा, आर्डर का स्टेटस भी पेड होगा, आर्डर की डेट भी होगी, आर्डर की टाइप भी, सब चीज़ें वैसी होंगी, लेकिन आर्डर की टाइप जो है वो सेल की बजाय परचेज कर दी है मैंने। अब ये पेज हमारा जो है वो प्रॉपर वर्क कर सकता है। इसकी एग्जीक्यूशन हम कंप्लीट हो चुकी है। इसको चेक करते हैं क्या ये आर्डर आपकी डाटाबेस में जाके सेव होता है। अच्छा, सेव की एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने देखने से पहले उसके बाद आप देखें जैसे ही आर्डर डेटाबेस में सेव हो जाएगा, अच्छा पेपाल की दुनिया में नहीं जाएंगे, आर्डर बुक वाला कोड चल जाएगा, और ना ही ईमेल जाएगी ना ही मैसेज आएगा, बल्कि डेटाबेस में आर्डर जाएगा। और कौन सा व्यू ओपन हो जाएगा एंड पे? आर्डर बुक वाला। आर्डर बुक कौन सी दुनिया का आर्डर बुक ओपन होगा? क्योंकि ये परचेज वाला कंट्रोलर है तो परचेज का आर्डर बुक वाला पेज चलेगा। परचेज के अंदर भी हमने आर्डर बुक को कॉपी किया हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर लेआउट एडमिन वाली लगाई हुई है, ठीक है। आर्डर बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आर्डर बुक की बजाय लिख सकते हैं परचेजेस मेड सक्सेसफुल, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, परचेजेस कर ली हैं, एडमिन ने परचेजेस सक्सेसफुली कर ली हैं। क्या चीज़ें परचेज की हैं ये हमने नीचे उसको का शॉपिंग कार्ड दिखाई हुई है सारी, और इस कार्ड में अगेन वही मसला किया होगा, हमने सेल प्राइस यूज़ की हुई है। हमें उसको दिखाना चाहिए हमने क्या जो भी परचेज़ किया उसको परचेज़ प्राइस के साथ दिखाना चाहिए, तो हमें तीन जगह पे जो है वो दोबारा परचेज़ प्राइस उसको मेंशन करनी होगी। यहाँ पे भी जो एंड पे आर्डर बुक वाला पेज खुलता है उसमें परचेज प्राइस आनी चाहिए, शो होनी चाहिए, ठीक है। परचेज प्राइस ही शो होगी उसको, टोटल बिल शो होगा, एंड पे लिखा होगा कि आपकी कार्ट एम्प्टी है। ये वाला हमें बेशक जो है हमें ये कार्ट ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो हमने उसको आर्डर बुक करके दिखाया, उसकी कार्ट एम्प्टी हो नहीं सकती है, तो हमें ये वैसे भी ये वाला इफ़ ख़त्म कर देना चाहिए आर्डर बुक पे। ना सिर्फ इस आर्डर बुक से ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि होम के अंदर जो आर्डर बुक है उसमें से भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस वक्त आपकी प्रायर जो है वो उसने कुछ ना कुछ आर्डर दिया है तो आपका ये वाला पेज खुला ना आर्डर बुक वाला, तो इस वक्त आपकी कार्ड जो है उसकी एम्प्टी होने के चांस नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये लिख, इफ़ कार्ट एम्प्टी हो तो तुम उसे कह देना कि आपकी शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है, ये वाला इफ़ चलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। चलिए हम अपना ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, इसको देखते हैं कि अब क्या होगा। मैनेज परचेज पे क्लिक किया, हम कुछ माल परचेज करते हैं, लैपटॉप बैग्स ऐड टू स्टॉक करना चाहता हूँ, इस बटन पे थोड़ा सा डिज़ाइन किया जा सकता है, ऐड टू स्टॉक के बटन पे। हम जो हैं वो हाजी मुश्ताक से 30 पीस लेके आए हैं, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, 24 लेके आए हैं, ठीक है, 24 लेके आए हैं। यहाँ पे कंटिन्यू का बटन नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे फिर मैनेज परचेज पे क्लिक करते हैं, लैपटॉप बैग लेके आए हैं हाजी मुश्ताक से, और पेंट्स में से ये वाली शॉर्ट जो है ये भी लेके आए हैं, इसके भी हम कितने पीस लेके आए हैं, इसके हमने जो है वो 18 पीस ले लिए हैं, 18 पीस कर लें। तो देखें कम प्लस माइनस प्रेस करना पड़ा, थोड़ा सा पेज की जो है वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, प्रायर नेम वाला कॉलम में ज़्यादा स्पेस यूज़ कर लिया तो आपको उसने बटन्स को कंप्रेस कर दिया है। आप इस कॉलम की भी विड्थ सेट कर सकते हैं कि प्रायर नेम जो है वो ज़्यादा विड्थ यूज़ ना करे, ताकि ये बाकी कॉलम की जो है वो साइज़ डिस्टर्ब ना हो। ये कैसे किया जा सकता है? परचेज़ वाले पेज पे जाएं, सॉरी कार्ट वाले पेज पे जाएं, परचेज़ की दुनिया में कार्ट वाला पेज, और कार्ट वाले पेज में प्राइड की डिस्क्रिप्शन कहाँ शो करता है, या डिस्क्रिप्शन का साइज़ थोड़ा कम कर दें, मे बी वो मैनेज हो जाए, या आपके पास बेस्ट वे ये था इसको मैनेज करने का कि आप इसको जो है वो विड्थ डिफाइन कर दें, स्टाइल इज़ इक्वल टू विड्थ बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये बस 100 पिक्सल यूज़ कर ले, बाकी वो खुद ही उसको नीचे एडजस्ट कर देगा, उसको अरेंज कर लेगा प्रॉबली। चेक करते हैं, हाँ जी उसने देखिए विड्थ को, हाँ इसको जो है एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्पेस कम कर दिया तो उसको थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है, ज़्यादा जगह दे दें। खैर अलबत्ता हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, इसको ज़्यादा डिले नहीं करेंगे यहाँ पे अपनी वीडियो को।
ठीक है, 24 पीसेस के 18 पीसेस के, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ वहाँ पे भी सेल प्राइस, परचेज प्राइस शो हो रही थी और शॉपिंग कार्ड में भी परचेज प्राइस शो हो रही है। ये माल आप किससे लेके आए हैं? 59,000 का माल किससे लेके आए हैं? 42 चीज़ें कहाँ से लेके आए हैं? ये चीज़ें हम लेके आए हैं हाजी मुश्ताक से। हाजी मुश्ताक का कॉन्टैक्ट नंबर है 0320 9211 420, haji@yahoo.com। और हाजी का एड्रेस लिख लेते हैं, हाजी होजरी, क्लिफ्टन, कराची में। भी आप बाहर से लेके आए हो ये माल और इसको एक एक दो दो पीस के सेल करेंगे। तकरीबन 60,000 बिल बन रहा है। ठीक है, परचेज नाउ करना चाहते हैं? यस, परचेज नाउ। आपका सारा कोड चला और ऊपर लिखा हुआ आ गया परचेजेस मेड सक्सेसफुली। आपने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की थी? आपने ये दो चीज़ें परचेज़ की थी। आपका टोटल बिल जो है तकरीबन 60,000 बन रहा था। आपने माल किससे परचेज़ किया? हाजी मुश्ताक से। ये सारी डिटेल आ गई, लेकिन इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि कस्टमर की डिटेल ये है, कस्टमर का नाम ये है, कस्टमर की ईमेल ये है, कस्टमर का एड्रेस ये है। तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं नहीं, कस्टमर नहीं, इन सब की जगह लिख दें कि ये सेलर है, सेलर इस सेलर से लेके आए इन्फॉर्मेशन। इन चारों को मैं चेंज कर देता हूँ। और आपकी एक टेबल भी जो है वो आपकी स्क्रीन से बाहर हुआ हुआ है, ये देखें 2 कलम बाहर हैं, इसको भी एडजस्ट कर लें। तो आपको अपनी परचेज़ की दुनिया का आर्डर बुक वाला पेज भी एडजस्ट करना है, जैसा कि आपने परचेज़ वाला पेज एडजस्ट किया, जैसा कि आपने कार्ट वाला पेज एडजस्ट किया। इसी तरह से आर्डर बुक वाले पेज में भी कुछ एडजस्टमेंट चाहिए होंगी। ये जो टेबल है ये 12 की कॉलम यूज़ ना करे बल्कि 9 कॉलम यूज़ करे, ताकि मैनेज हो जाए। और इस टेबल के नीचे जो शो होता है कस्टमर का नेम ये है, तो हम उसे कह देंगे नहीं, ये हमारे वेंडर का नेम है। वेंडर लिख लें या सेलर लिख लें? सेलर नेम ये है। टेक्निकली वेंडर टर्म यूज़ होती है जिससे आप माल परचेज करते हैं, तो आप वेंडर भी लिख सकते हैं। वेंडर मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था कि हो सकता है कि आप लोगों को ये नाम कंफ्यूज करे। मैं कुछ पे वेंडर लिख रहा हूँ। वेंडर कह लें या कस्टमर कह लें। तो अब जब आर्डर बुक वाला पेज खुलेगा तो ये कुछ ऐसा होगा। यस, कंटिन्यू। तो ये इस तरह से आपको डिटेल शो हो जाएगी और साथ लिखा आएगा इस सेलर से आप माल लेके आए हैं। कस्टमर डिटेलिंग सेलर डिटेल लिखाना चाहिए था और सेलर से आप ये माल लेके आए हैं। ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। आर्डर विल बी डिलीवर्ड एज पर टर्म एंड कंडीशन, इस लाइन भी रिमूव कर देना चाहिए। परचेजेस मेड सक्सेसफुली या जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेटाबेस में चेक करते हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो चुकी है। अगर उसने परचेज का टेबल ओपन किया तो ये डेटाबेस के उसी टेबल में जाके सेव हुई होगी जहाँ पे आपके आर्डर की इन्फॉर्मेशन जाके सेव होती थी। तो मैं डेटाबेस में आर्डर का टेबल ओपन कर रहा हूँ। एक आर्डर मैंने पहले भी परचेज़ किया था और एक आर्डर आज भी शायद परचेज़ हो गया हो। लास्ट वीडियो में हमने एक सेल का आर्डर सेव किया था, सेल की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। जबकि एक मैंने परचेज़ वाला काम पहले किया था और एक आर्डर नंबर 3 परचेज़ वाला आर्डर आज आया हमारा। ये उमर वाला आर्डर तो नहीं है हमारा। उमर के नाम से तो नहीं हमने परचेज़ की, हमने तो जो है वो परचेज़ की हैं हाजी मुश्ताक के नाम से। इसको रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, आर्डर डेटाबेस में सेव नहीं हुआ, डेटाबेस तक ये आर्डर नहीं पहुंचा। आज जो हमने आज की डेट में जो है जून के मंथ का आर्डर नहीं आया, इसको चेक कर लेते हैं ये क्यों नहीं आया। तो मैं आप लोगों के सामने डीबगर लगा लेता हूँ यहाँ पे। परचेज कंट्रोलर के अंदर कौन सा एक्शन चलना चाहिए? आर्डर बुक का एक्शन चलना चाहिए? नहीं, उससे पहले परचेज नाउ का एक्शन चलना चाहिए। देखें ये एक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। इस पर डीबगर लगाया और देखते हैं ये एक्शन चलता है कि नहीं, कहाँ पे मिस्टेक है जिस वजह से इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हो रही। आप लोगों के सामने डीबगिंग करने लगा हूँ। मैं वीडियो पास किए बगैर ही काम कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें ये कैसे हुआ है या कैसे एरर देखी जा सकती है। आपका परचेज का आर्डर डेटाबेस तक नहीं पहुंचा, इसको चेक करते हैं क्यों नहीं पहुंचा, कहाँ पे मिस्टेक है। तो जो एक्शन चलना था उस एक्शन पे मैंने डीबगर लगा लिया। एक्शन चलना था ये वाला, परचेज ना होगा, इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक करके डीबगर लगा दिया ग्रे एरिया में। मैं लाइन बाय लाइन देखना चाहता हूँ कि कौन सी लाइन में एरर है। ये क्या ये लाइन नहीं चली? इन लाइन्स के बाद ये वाली लाइन्स नहीं चली? और क्या फिर ये सेव इन्फॉर्मेशन से आर्डर डेटाबेस में सेव नहीं हुआ? सेव हुआ होगा आर्डर तो ही जो है ये ओपन हुआ होगा व्यू। मैनेज परचेज पे क्लिक किया, पैंट्स में गए, ये वाली पैंट 710
16 पीस इस पैंट के मैंने ऐड कर लिए। फिर मैं मैनेज परचेज पे गया और पैंट्स में क्लिक करके ये वाली पैंट भी जो है 399 के जो है वो मैंने, इसके भी मैंने जो है वो 22 बल्कि 24 पीस जो है वो परचेज़ कर लिए। कितना बिल बन रहा है? 6300। इसको मैं दोबारा हाजी मुश्ताक के नाम से परचेज़ करने की कोशिश करूँगा। सेलर की ईमेल आ गई कराची, और मैं दोबारा बटन प्रेस कर रहा हूँ परचेज़ नाउ का। हाँ जी, एक्शन चल रहा है। परचेज़ नाउ का ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। F10 परचेज़ आ गया, ऑर्डर आ गया F10। उसके बाद क्या चलेगा? उसके बाद उसने जो है वो ऑर्डर बुक वाला पेज बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको चलने दें। F10 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 और ऑर्डर बुक वाला पेज आपके सामने खोल दिया। अच्छा, ऑर्डर बुक वाला पेज खोल दिया, लेकिन ऑर्डर बुक वाला पेज नहीं खोलना था, हमने उसको एक्शन चलवाना था। ये परचेज नाउ के बाद हमने ऑर्डर बुक वाला पेज तो खोलना ही था, लेकिन उससे पहले हमने ये एक्शन चलाना था ऑर्डर बुक वाला। तो हमने यहाँ पे गलत लिखा, हमें व्यू नहीं चलाना था, रिटर्न हमें करना चाहिए था रीडायरेक्ट टू एक्शन। तुम एक्शन चला दो ऑर्डर बुक वाला, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम हमें वापस ले जाओ इस व्यू पे। किस व्यू पे? ऑर्डर बुक वाला व्यू खोल दो। बल्कि मेरे से कहना चाहिए था तुम हमें ले जाओ ऑर्डर बुक वाले एक्शन पे। हाँ, जब वो एक्शन चलेगा तो उस सेक्शन में ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव होगी और उसके बाद व्यू ओपन हो जाएगा। और कौन सा व्यू ओपन हो जाएगा? इसी नाम से, ऑर्डर बुक के नाम से जो है वो व्यू ओपन हो जाएगा। ये मिस्टेक थी। तो अब हम रेडी हैं, इसको दोबारा चलाते हैं। तो हमारा सिर्फ ऑर्डर बुक वाला व्यू खुल रहा था, लेकिन वो एक्शन ही चल रहा था ऑर्डर बुक वाला। हमें लिखना चाहिए था रिटर्न व्यू, नहीं लिखना चाहिए था रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन लिखना चाहिए था, कि तुम्हें ये वाला हमें एक्शन चला दो। वो एक्शन चलेगा तो वो कोड डाटाबेस वाला चलेगा, और उसके बाद जो है वो ऑर्डर बुक वाला जो है वो व्यू ओपन हो जाएगा। तो जल्दी से दोबारा परचेजेस को मैनेज करते हैं। मैनेज परचेज पे क्लिक किया, शर्ट्स पे क्लिक किया, ये वाली शर्ट ऐड टू स्टॉक कर ली। मैनेज परचेज पे क्लिक किया, यहाँ पे भी बटन दिया जा सकता है कि उसको जो है वो जल्दी यहाँ पे कहीं पे दोबारा वो जो है वो परचेज वाले पेज पे चला जाए। कितने कितने पीस कर ले? 12 पीस कर लेते हैं दोनों के। 12 कैसे होगा? प्रॉब्लम 16 करके 12 करना होगा। इसके भी 12 पीस कर लेते हैं। इसकी बजाय यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाए जा सकते हैं। फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करके हम चीज़ क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। ये माल हम किससे लेके आए हैं? ये हम उसामा शाह से लेके आए हैं। उसामा कहाँ का है? उसामा का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 0300 1234567। उसामा की ईमेल क्या है? usama@hotmail.com। उसामा का एड्रेस क्या है? उसामा फैब्रिक्स इशावर। परचेज नाउ का बटन प्रेस कर रहे हैं। परचेज नाउ का पेज चलेगा, यस चलेगा। F10 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 उसके बाद एक्शन चलेगा ऑर्डर बुक वाला। अच्छा, इस परचेज पेज के ओपन होने का मतलब ये है कि आपकी परचेजेस डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के दोनों एक्शन जो है वो परचेज नाउ वाला एक्शन भी चल गया और परचेज नाउ के बाद ऑर्डर बुक वाला एक्शन कॉल हुआ, और ऑर्डर बुक वाले एक्शन ने आपके ऑर्डर के टेबल में इंफॉर्मेशन भी सेव कर दी है। ऑर्डर के टेबल में इंफॉर्मेशन भी सेव कर दी है, और इसके अलावा ऑर्डर डिटेल के टेबल में भी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर दी है। और ऑर्डर डिटेल के बाद जो है वो उसने आपके सामने व्यू ओपन कर दिया। कौन सा व्यू ओपन कर दिया है? ऑर्डर बुक्ड वाला व्यू ओपन हो गया, जो कि ये आप लोगों के सामने है। इसमें हमने दो प्रायर्स जिनके 12-12 पीस हैं वो हमने परचेज किए हैं। दोनों प्रायर्स मिस्टेकनली सेम ऐड हो गई हैं। डेटाबेस में चेक करते हैं क्या ये प्रायर परचेज हो गई हैं सक्सेसफुली। तो ऑर्डर का टेबल ओपन करना होगा। ऑर्डर नंबर 4 आ चुका है, जो कि आज की डेट का ऑर्डर है, 7 जून का ऑर्डर है, और ये हमने माल परचेज किया है
उसामा शाह से माल परचेज़ किया, उसामा फैब्रिक्स पेशावर वालों से माल परचेज़ किया, आर्डर नंबर 4 सेव हो गया डेटाबेस में। इस आर्डर में हम लोगों ने क्या ख़रीदा उसामा शाह से पेशावर से, आर्डर नंबर 4 में आपने प्रायर नंबर 5 और प्रायर नंबर 5 के 12 पीसेस परचेज़ किए हैं। तो सेम प्रायर्स क्योंकि हमने शॉपिंग कार्ट में परचेज़ कार्ट में ऐड की थी, तो इसलिए आर्डर नंबर 4 के अंदर प्रायर नंबर 5 और प्रायर नंबर 5 के 12 पीसेस जो हैं वो सक्सेसफुली परचेज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हम मज़ीद इस पे क्या काम कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने परचेज़ वाले पेज पे आएँ, मैनेज परचेज़ पे क्लिक करें, तो इस परचेज़ पे थोड़ी सी सेटिंग की जा सकती है। ऐड टू स्टॉक के बटन को आप लोग जो है वो प्राइस के नीचे मूव कर सकते हैं। ये ऐड टू स्टॉक का बटन क्योंकि आपकी लेआउट का कलर रेड है, तो आप अपने ऐड टू स्टॉक का कलर भी जो है वो थोड़ा रेडिश कलर कर सकते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा करके यहाँ पे प्राइस के नीचे मूव किया जा सकता है। तो हम अपने जो है वो परचेज़ वाले पेज पे जाते हैं। परचेज़ वाले पेज पे जाके प्रोडक्ट जहाँ पे लगी हुई हैं डिस्प्ले हो रही हैं, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की पिक्चर के बाद जो है ये ऐड टू कार्ट का, ऐड टू स्टॉक का बटन है। इसका डिव मैं कट कर रहा हूँ। इस डिव को मैं कट करके यहाँ पे जहाँ पे प्राइस डिस्प्ले हुई है, प्राइस के बाद मैं इसको ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। प्राइस के बाद मैंने जो है वो उसको पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर जो है वो मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ BTN की, BTN डेंजर की, और साथ हम इसको जो है वो BTN ब्लॉक साइज बटन बना देते हैं। चेक करें कि आपका बटन ऐड टू स्टॉक का बटन थोड़ा बेटर लुक से आ रहा है अब आपके सामने। जी ऐड टू स्टॉक का बटन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोगों की प्राइस डिस्प्ले हो रही है परचेज के लिए, और ऐड टू स्टॉक का बटन भी साथ जो है वो डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट हम इसके इर्द गिर्द बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द जो है अगर आप चाहें तो आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के डिव के अंदर जो है वो कोई बॉर्डर अप्लाई कर दें, बल्कि यहाँ पे क्लास लगी हुई है तो आप बेशक इस पे जो है वो टेबल बॉर्डर वाली क्लास अप्लाई कर दें। बॉर्डर आ जाएगा इसके इस डिव के इर्द गिर्द, जिसके ऊपर फॉर ईच लूप लगी है, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उस डिव के ऊपर मैंने टेबल बॉर्डर लगा दिया। अब रिफ्रेश करके देखें कि आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बॉर्डर भी लाइट सा शो हो रहा है, ये लाइट सा बॉर्डर भी आ गया है। इसके अलावा आप चाहें तो आप इस प्रोडक्ट के नेम को थोड़ा सा बढ़ा करके सेंटर में डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम ये इस पैराग्राफ के अंदर है, प्रोडक्ट का नेम, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए इसको A3 का साइज असाइन कर दें, और इसके ऊपर साथ सेंटर का टैग लगा दें, ताकि आपकी प्राइड थोड़ी सी प्राइड का नेम थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और साथ जो है ये प्राइड जो है वो सेंटर अलाइन हो जाए। अब चेक करें ज़रा क्या प्राइड के नेम भी एडजस्ट हो गए हैं। जी प्राइड के नेम थोड़े बड़े हो गए हैं और सेंटर अलाइन हो गए हैं। ठीक है, ये पेज अब हमारा जो है वो थोड़ी बेटर लुक के साथ हो गया है, जिसमें एडमिन आएगा, चीज़ों को ऐड टू स्टॉक करेगा, उसने कितनी चीज़ें परचेज़ की हैं वो परचेज़ की इन्फॉर्मेशन लिखेगा, सेलर की इन्फॉर्मेशन देगा कि किस सेलर से सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है, और अपने ऑर्डर को जो है वो डेटाबेस में सेव कर देगा।